नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आज संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करके जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे और एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनता है इसको देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, कंपनी का शासन हुआ, उसके बाद फिर महारानी ताज का शासन हुआ। तो ये जो आपको डेट, ये चार्टर एक्ट जो दिख रहे हैं, इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। 1600 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। उसके बाद फिर महारानी ताज का शासन हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, 1862 का भारत परिषद अधिनियम आया, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन आया, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन आया, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो दोस्तों, इसको हम पूरा बराबर एक एक एक्ट, एक एक अधिनियम को बराबर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम आगे। 1600 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था? दोस्तों, चार्टर्ड का मतलब होता है अधिकार पत्र या राजलेख। इसको आपको जानना है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र या राजलेख। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ठीक है, तो एकाधिकार दिया गया था, मतलब यही कंपनी व्यापार करेगा। कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम था। इसका अन्य नाम था जॉन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले भारत में आकर व्यापार किया। इसके बाद देखते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको आपको यहाँ से रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ याद। तो इसको क्यों लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये था उसका प्रधानमंत्री। इसको लाने का कारण था कंपनी में फैले कुशासन को दूर करना। कंपनी पर नियंत्रण लगाने का पहला प्रयास 1773 के इस एक्ट में लाया गया, जिसमें कंपनी पर नियंत्रण लगाने का पहला प्रयास किया गया। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि कंपनी पर नियंत्रण लगाने का पहला प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर पहला नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट। ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है, कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1774 में इसका स्थापना हुआ कलकत्ता में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, तो आपको याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और इसके साथ अन्य 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर 1773 में ही इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब और उसके पहले जो बने, कौन बना? तो ये था वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गया। अब बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी जो अलग अलग जो कार्य करते थे वो अब क्या हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो आपको 1773 में इतनी ही चीज़ों को याद रखना है कि ये हुआ था।
अब आगे देखते हैं हम। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें जो है तो उसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। गवर्नर जनरल जो प्रथम थे और अंतिम थे, इसको मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो विलियम बेंटिक। अब वहाँ से फिर अब चेंज हुआ, उसके बाद फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। अब वो बंगाल का अंतिम था, लेकिन उस समय उस पद को चेंज कर दिया गया, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, विलियम बेंटिक आ गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय। अब यहाँ से गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, वो वायसराय। तो भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो क्या हुआ, भारत का पहला वायसराय बना। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ। भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के आज़ाद होने के बाद जो पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल बने जो वो थे सी राजगोपालाचारी जी। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट 1781 का अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून। तो इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, कलकत्ता के प्रत्येक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में लाया गया। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है 1781 के अधिनियम। उसका देखते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको लाया गया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा लगाया गया नियंत्रण को और बढ़ाया गया, जो 1773 में लाया गया था उसको और बढ़ाया गया। एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। चौथा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो आप 1784 एक्ट के द्वारा उसको अलग अलग कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। तो आपको इतना ही याद रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 1753 का चार्टर कानून, इसमें भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। पहले कंपनी को कितना वर्ष मिला हुआ था, 15 वर्ष, उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 वर्ष कर दिया गया, 20 वर्ष कर दिया गया। उसका नेक्स्ट देखते हैं इसमें व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब जितने भी कर्मचारी थे उनको भारतीय राजकोष से ही पैसा उनको तनख्वाह के रूप में वहीं से दिया जाएगा। अब देखते हैं 1813 का चार्टर कानून। इसमें आपको 3 पॉइंट ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें। 1813 का चार्टर कानून में इसमें क्या हुआ, पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर रोक लगा दी गई, लेकिन चाय व चीन का व्यापार बना रहा। तो इसमें आपको याद रखना है कि कंपनी के, इसमें क्वेश्चन जो बनता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर रोक लगा दी गई लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। तो इसमें अभी कंपनी क्या कर सकता है, चाय का व्यापार कर सकता है और चीन में व्यापार कर सकता है। तो संपूर्ण उसको रोक लगा नहीं है, अभी इतना व्यापार तो अभी कर सकता है वो। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति दे दी गई। तो 1813 के चार्टर कानून के तहत ही इन लोग को प्रचार करने का अनुमति प्रदान हुआ। अब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट इसमें था 1813 का चार्टर कानून में। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक पूर्ण एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दी गई। अब वह कंपनी अब कहीं व्यापार नहीं कर सकता, कंपनी के एकाधिकार पर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, मतलब अब वो व्यापार नहीं कर सकता। तो 1833 में उसका पूर्णतः समाप्ति गया। 1813 में उसमें रोक लगाया गया था, लेकिन वो व्यापार कर सकता था। लेकिन अब संपूर्ण आपको पूछ दिया कि पूर्णतः कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रोक दिया गया, तो आपको याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल
कहा गया, जो कौन बने, विलियम बेंटिक थे उस समय। थर्ड पॉइंट है इसमें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई। अब थोड़ा सा नोट देख लो यहाँ से, भारत का प्रथम विधि आयोग कानून सदस्य 1834 ईस्वी में बना, जो कौन था, जो बने कौन, लॉर्ड मैकाले। 2018 में 21वां विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान जी थे। अभी करंट में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसको आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है ये, है ना, इसको आपको याद करते हुए चलना है। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। यह अंतिम चार्टर एक्ट था। पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा अब भारतीयों के लिए खोल दी गई। अब पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा भारतीय नहीं दे पाते थे, वो यहाँ से उनके लिए भी ओपन कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट है 1854 में सिविल सेवा से संबंधित मैकाले समिति की गठन किया गया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है, 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा की परीक्षा भारतीयों के लिए खोल दी गई और पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसको आपको याद रखना है। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या हुआ, यहाँ से शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब जो महारानी थी ब्रिटिश क्राउन, अब डायरेक्ट जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिए। अब शासन ब्रिटिश क्राउन करेगा। इस एक्ट को कैनिन के द्वारा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो आपको याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने, जो क्या करता था, जो महारानी थी उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। तो इसको याद रखना कि 1858 में गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन में एक नया पद भारत सचिव के नाम से बनाया गया। इसकी परिषद को भारत परिषद कहा गया, जिसमें 15 सदस्य थे। नेक्स्ट है उसके बाद फिर द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। अब द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया यहाँ से। तो आपको याद रखना है, द्वैत शासन समाप्त कहाँ हुआ, 1858 में समाप्त हुआ। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, संविधान आरंभ का विकास हुआ। भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो यहाँ से याद रखना को कि भारतीयों को भी अब वहाँ के विधान परिषदों में प्रवेश की अनुमति मिल गई पहली बार। तो किनको किनको मिला था, जो डायरेक्ट मनोनीत हुए थे वो लोग, बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव को विधायिका में मनोनीत किया गया। और इम्पॉर्टेंट इसमें से एक क्वेश्चन जो बनता है आईएमपी, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आईएमपी लिख लेना इसको आप। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्ज़ाम में मतलब आया हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। तो इसको आपको याद रखना है 1861 में। इसमें यही इम्पोर्टेंट था। पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिन द्वारा 1861 में लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब विभागीय प्रणाली, इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया। सेकंड है इसमें, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसमें हम देखते हैं, बजट में लोग बहस कर क्वेश्चन पूछ सकते थे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ से उनको उत्तर दे ये इनको अनुमति नहीं मिला था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो जो मार्ले था वो भारत सचिव था और जो मिंटो था वो क्या था, उस समय का वायसराय था। इस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अब पहले जो हम लोगों ने देखा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन 1909 में भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार जब आया, तो उसमें
यह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, तो मतलब उनको पूछने का अधिकार दे दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, केवल मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। तो मुसलमानों को भी यहाँ से क्या हो गया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल कब किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया, तो 1909 आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया 1909 में। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ जो 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम में होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे चलते हैं, एक और लास्ट पॉइंट है इसमें 1909 में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा नियुक्त हुए, प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो प्रथम भारतीय सदस्य जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो प्रथम भारतीय सदस्य बने वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना। जो लागू हुआ प्रावधान 1921 में लागू हुआ उसका। अब इसमें क्या किया गया, विधायिका को द्विसदनी बनाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। और इम्पॉर्टेंट इसमें भारतीय सिख, भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जो 1926 में स्थापित हुआ। अगले 10 वर्षों बाद एक आयोग भारत भेजा जाएगा जो भारत में होने वाले संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। साइमन कमीशन आयोग जो 1929 में आता, लेकिन वो 2 वर्ष पहले ही आ गया 1927 में। अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची है, ठीक है। भारत को अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया जो 1937 में संघीय न्यायालय का निर्माण हुआ। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। भारतीय हरिजनों को पृथक, हाँ फिर इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। बर्मा, बरार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतों में प्रथम प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ। आगे देखते हैं अपन 1942 का क्रिप्स मिशन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मंत्री थे और इस क्रिप्स मिशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। इस क्रिप्स मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और अधिराज्य परिस्थिति प्रदान, महात्मा गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा उत्तर तिथि चेक है जो एक दिवालिया बैंक पर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा उत्तर तिथि चेक कहा गया और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा ऐसा उत्तर तिथि चेक जो एक दिवालिया बैंक द्वारा दिया गया। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, ये क्या थे इसके मिशन के, इस मिशन के क्या थे, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। इस मिशन के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग मान ली गई। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है इसमें 1946 कैबिनेट मिशन में। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें से आपको भी 2-3-4 पॉइंट याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ब्रिटिश पीएम एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 तक ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा। फिर 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन को भारत व पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर
15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसमें भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए फिर सीमा रेखा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया गया। सीमा रेखा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। आज हमने देखा संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें इतना ही था। और आपको इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। क्वेश्चन क्योंकि वहीं से बनता है और आपको एक एक एक्ट को देखना पड़ेगा। अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उतना ही क्वेश्चन वहाँ से बनता है उसको बराबर आपको लाया हूँ। तो आप उसको एक बार 2 बार वीडियो को देखें, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। फिर लिख कर आप उसको पढ़ें, इससे आपके दिमाग में कंठस्थ तरीके से बैठ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, संविधान का निर्माण, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।